सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल तक की क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर का एक मेजर पोर्शन कवर किया था, जिसमें मोस्टली हमने इंटरनेशनल बॉडीज को किया था, और अब नीति आयोग के लास्ट के 2 टॉपिक भी करके इसको भी खत्म करेंगे। नीति आयोग कल स्टार्ट करा दिया गया था, तो एक रिकैप देखें अगर नीति आयोग के बारे में, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको हम थिंक टैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थिंक टैंक, जो सोचता हो, जो प्लान करता हो। तो नीति बनाना मतलब क्या होता है? प्लानिंग करना। तो इसको हम थिंक टैंक के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, किस नेशनल बॉडी को थिंक टैंक बोला जाता है? नीति आयोग को। नीति आयोग किसको रिप्लेस करके बना था? प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन का टेन्योर देखें तो कब से कब तक का था? 1950 से 2017 नहीं, 2015 को तो 1 जनवरी से तो नीति आयोग आ ही गया था, तो उससे पहले ही उसको एबॉलिश कर दिया गया। कोई एक मेजर रीजन आप लोग बता सकते हैं क्यों प्लानिंग कमीशन को हटाया गया? हाँ, वो बहुत रोबस्ट मैकेनिज्म था। रोबस्ट का मतलब बहुत ज्यादा लंबी प्लानिंग्स होती थी। आजकल के टाइम पे देखा जाए तो नीति मतलब छोटी छोटी प्लान्स बना के हमें वर्क करना चाहिए। डन, एक रिकैप हो गया। लास्ट के 2 टॉपिक है जो क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रेलिवेंस और नीति आयोग न्यूज में रिसेंटली क्यों था। रेलिवेंस का मतलब बस हम इस हेडिंग्स को समझेंगे, अंदर का नहीं पढ़ेंगे, हेडिंग समझना है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तुम लोग भी इधर ही आके बैठ जाओ ना, इस तरफ आ जाओ। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? जब हम एक स्टेट्स में कंपटीशन करवा देंगे तो एक रेस लग जाती है कि हम स्टेट वाइज फर्स्ट आएंगे। अगर एक असाइनमेंट दे तो उसमें लोगों का कम इंटरेस्ट रहता है, रेदर देन हम एग्जाम देते हैं तो उसमें रैंक्स मिलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा सिंसियरिटी आती है। जैसे क्लास टेस्ट की वैल्यू कम है, हाफ ईयरली की ज्यादा होती थी, ऐसे ही अगर हम स्टेट्स को बस बोले कि किसी चीज पे प्लान करके वो वर्क करो, तो वो बहुत कम एफिशिएंटली वर्क करते हैं। पर हम अब बता दिए कि इस प्लान पे वर्क करने पे आपको रैंकिंग मिलेगी ऑल ओवर इंडिया कि कौन सी स्टेट टॉप पे है, कौन सी लास्ट पे। तो हर स्टेट चाहेगी ना हम अपने आप को टॉप पे दिखाएंगे, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से काम करेगी। उसी का मतलब है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। फेडरल मतलब बाकी सारी जो स्टेट्स का परफॉर्मेंस है वो एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव इन नेचर रहेगा। सेकेंड इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव कल भी ये बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ना बाकी सारे स्टेट गवर्नमेंट से राय लेकर नीति बनाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव तरीके से फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है 2 टायर है हमारे यहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट में। होल पावर दोनों में से किसी के पास नहीं है, दोनों के पास डिवाइडेड पावर है। तो उसी के बाद पे है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। नीति आयोग ने एक डिपार्टमेंट बनाया है, डेवलपिंग एंड मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन ऑफिस, विच कलेक्ट्स डेटा ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑन रियल टाइम बेसिस। ठीक है, तो ये अगर एक मॉनिटर करने वाला कोई रहेगा, एग्जाम में भी आपके एक मॉनिटरिंग होती है, तो वो रहेगा, तो सबके मन में डर बना रहता है कि हमें करना है। कोई एग्जामिनर ही नहीं है, बस पेपर बांट के चले गए, तो उस एग्जामिनर का, उस एग्जाम का क्या कोई मतलब रहता है? तो अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही। जवाब कौन देगा? अगर कुछ गलत है, कुछ सही है, या कोई प्लान वर्क नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, उसकी जवाबदेही कौन देगा? वो उसको इवैल्यूएटर के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया है कि ये क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। थिंक टैंक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, ये तो मेन काम है नीति आयोग का, थिंक टैंक है। लास्ट, convergence of for resolution, being a common point for similar issues faced by different sector, it has convergence point and platform to discuss these issue। एक ही प्रॉब्लम कई जगह आ रही, कई डिपार्टमेंट में आ रही, सबको एड्रेस करने में समय मिलेगा, तो नीति आयोग क्या करता है? एक जगह सारी उस सिमिलर प्रॉब्लम को कलेक्ट करके तब एड्रेस करता है। तो ये सारी चीजें क्या है? रेलिवेंस ऑफ नीति आयोग, मतलब नीति आयोग क्या क्या फंक्शन करता है। सबको क्लियर है ये पॉइंट? ये एक छोटा सा टॉपिक था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दिया है इसलिए कवर कर लेते हैं।
नेशनल जेंडर इंडेक्स, नीति आयोग एक जेंडर इंडेक्स निकालता है। इंडेक्स मतलब वही रैंकिंग, उसके बेसिस पे क्या दिखाता है, सपोज वुमेन एम्पावरमेंट आपको जानना है कि कंट्री में कितनी वुमेन एम्पावरमेंट है, तो आप ये चेक करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स में कितनी वुमेन है, गवर्नमेंट जॉब्स में कितनी वुमेन है, या लोकसभा में कितना वुमेन परसेंटेज है, राज्यसभा में कितना वुमेन परसेंट है। फिर डिफरेंट सेक्टर्स देखेंगे, प्राइवेट कंपनी में वुमेन्स कितनी है, स्कूल्स में वुमेन कितनी है, खूब सारा डेटा आपको कलेक्ट मिल गया। फिर आप एक जेंडर इंडेक्स निकाल सकते हो कि वुमेन का रोल क्या है, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट बातें सिर्फ पेपर पे है या एक्चुअली वुमेन ऑन फील्ड भी वर्क कर रही है, तो उसके लिए क्या होता है, नेशनल जेंडर इंडेक्स। ठीक है, इसमें कोई रैंक्स नहीं दी गई है, इसलिए ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले मैंने 30 सितंबर को जो क्लास ली थी, 30 सितंबर पे एक डेटा आया था और मैंने इस सारे डेटा को रिवाइज करवा दिया था, ये सब कटवा के एक रिवाइज डेटा निकाला था 30 सितंबर। जो बच्चे उसको नोट कर रखे हैं उसको फिर से रिवाइज करो, अब 30 नवंबर को भी आ गया है। ठीक है, 30 नवंबर से स्टार्ट करते हैं, इस डेटा को रिवाइज कर लो बस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आरबीआई की पॉलिसी रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, बैंक रेट इस समय क्या चल रहा है, ये इसको यहाँ पे क्विकली नोट करेंगे सब। तो पॉलिसी रेपो रेट इस समय करेंटली कितना है, 5.90, क्या लिखना है, 5.90%। नेक्स्ट रिवर्स रेपो रेट, इट इज 3.35, सेम 3.35। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये 6.15% है। सब अपनी बुक को अमेंड करेंगे। करंट अफेयर्स हर कुछ महीने में अपडेट हो जाते हैं, इसलिए अपने आप को एग्जाम के ठीक पहले वाला जो सेशन है उसमें अपडेट कर लो। नेक्स्ट इज बैंक रेट, अगेन 6.1.5%। CRR है आपका 4.5% एंड SLR है 18%। आपको टर्म्स की डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है। सिंपल में कहे तो बैंक आरबीआई से जो लेता है वो रेट अलग होते हैं, कभी कभी आरबीआई में बैंक से लोन लेता है उसको अलग कहते हैं। तो आपको क्रक्स में नहीं जाना है, इकोनॉमिक्स नहीं है ये, आपको सिर्फ रेट्स ध्यान में रखने हैं कि किस रेट पे क्या परसेंटेज इस समय चल रहा है। ठीक है, पॉलिसी रेपो रेट 5.9%, रिवर्स रेपो रेट 6.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.15%, बैंक रेट 6.15%, कैश रिजर्व रेशियो 4.5% और SLR 18%। ये आप इकोनॉमिक्स के टीचर से ही समझिए, गो फॉर दिस। वो तो बैंक आरबीआई से लेता है और आरबीआई बैंक से लेता है, वो रिवर्स एंड रेपो हो गया, लेकिन इन सब की डिटेल्स आप उस पर समझिए। ठीक है, हो सकता है। नेक्स्ट गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, इंपॉर्टेंट। ये डिप्यूटी गवर्नर बहुत सारे हैं, एक बार रीड कर लेना, पर गवर्नर का नाम तो पता होना चाहिए। इनके साथ साथ आप एक लिस्ट कल लेकर आओगे, क्या है वो, अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स में आपको एक ही जगह आरबीआई, सेबी, सीसीआई, उसके बाद आईबीबीआई एंड एसबीआई, और कोई रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं सीजेआई। सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन के चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये सारा आपको एक जगह लिखना है। ये कहीं ना कहीं बुक में आप लोग पढ़ते रहोगे बट एक जगह। फिर नीति आयोग, ठीक है। आरबीआई के हो गए गवर्नर, कौन है, शक्तिकांत दास। इसके बाद सेबी पढ़ोगे, सीसीआई पढ़ोगे, आईबीबीआई पढ़ोगे। पढ़ना तो बुक में ही है और बुक में अंडरलाइन भी करोगे, पर अपॉइंटमेंट लिस्ट एक जगह बननी चाहिए। आईबीबीआई, आईबीबीआई क्या होता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, अभी पढ़ेंगे ये, ठीक है।
तो हम पहले आरबीआई के बारे में पढ़ लें। द आरबीआई वॉज इस्टैब्लिश ऑन April 1, 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई कब इस्टैब्लिश हुआ है? 1935। एक एक्ट बना था आरबीआई एक्ट 1934, उसके तहत आरबीआई को बनाया गया। आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है? हाँ, यही देखना चाह रहे थे, एरो लग रहा है, अभी घबराओ मत। इट इज मुंबई। ये ऐसे लिखने का क्या जरूरत था? कैलकाटा में पहले था, उसको शिफ्ट किया गया मुंबई में। अब पता है लास्ट मोमेंट रिवीजन में इतनी कहानी पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं रहता। जो हम लोग के आईसीएसआई के एग्जाम्स होते हैं वो तुरंत बैक टू बैक होते हैं, एक दिन का भी गैप नहीं देता है। तो उसमें आप सोचो कि आप लाइन बाय लाइन पूरी बुक्स पूरी मॉड्यूल रीड कर लो, तो नहीं पॉसिबल है। हर मॉड्यूल में जो जो इंपॉर्टेंट है अपने हाथ से लिखो, हाइलाइटर भी मत यूज करो, आप अपने हाथ से लिख लो। जैसे ये एरो बना के टेक्निक्स की हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ, HQ भी डाल दो अगर इतना है तो, ठीक है। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई वाज इनिशियली established in Calcutta but permanently moved to Mumbai in 1937. The central office is where the governor sits and where the policies are formulated. ठीक है। नेक्स्ट आरबीआई न्यूज ये सब दिया ही हुआ है। सेबी की बात आती है। सेबी आपके लिए क्यों एज ए सीएस इंपॉर्टेंट हो सकता है? वाई सेबी इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज आप क्या बनने जा रहे हैं? कंपनी सेक्रेटरी, सीएस बनने जा रहे हैं। और आप सीएस बनेंगे तो अगर लिस्टेड कंपनी के बनते हैं, ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है वो किसको फॉलो करती है? सेबी को। तो सेबी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेबी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल फॉर कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज के लिए। तो सेबी कब स्टैब्लिश हुआ? सेबी April 12, 1992। और एक्ट क्या था? सेबी एक्ट 1992। द प्रियम्बल ऑफ सेबी डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शंस ऑफ ये। हमने किसी के बारे में चार्टर पढ़ा था कल। किसके बारे में पढ़ा था? कल किसका चार्टर पढ़ा था? नंदिनी, नेहा गुप्ता, सब किसका पढ़ा था? किसी के बारे में पढ़ा था कि लीगल फ्रेमवर्क बताता है, चार्टर है, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बताया था। पेज पलट लो, याद आ जाए, कहीं लिखा हो। किसके चार्टर में लिखवाया था ये वर्ड कि वो लीगल फ्रेमवर्क होता है? वो किसका चार्टर था? इट इज, यस नंदिनी, इट इज करेक्ट, आसियान। इट इज नॉट एशियन, एशियन अलग होता है, आसियान अलग है। आसियान ग्रुप का चार्टर पढ़ाया था। तो चार्टर क्या होता था? लीगल फ्रेमवर्क बताता था कैसे वो वर्क करेगा। जैसे आपने चार्टर उसका पढ़ा था, सेबी का क्या है? प्रियम्बल है। क्या है? प्रियम्बल, सेम एज चार्टर। सेबी के प्रियम्बल में उसके फंक्शंस लिखे हैं। पर उसके बाद आप फिर भी पढ़ोगे, एक इन्वेस्टमेंट चार्टर निकलता है। पहले यहां पे अंडरलाइन करो, तो प्रियम्बल ऑफ सेबी डिस्क्राइब्स द बेसिक फंक्शंस ऑफ सेबी। नेक्स्ट, मिस माधवीपुरी बुच इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन। ये एकदम बुक में सही लिखा है, रीसेंट अपडेटेड भी है, इसको करेक्ट लिख लो। फिर आती बात इन्वेस्टमेंट चार्टर की। व्हाट इज इन्वेस्टर चार्टर? सेम एज आसियान, इन्वेस्टर चार्टर बताता है डूज एंड डोंट्स। क्या बताएगा? डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या। बीच बीच में टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं किसी चीज को लेके, फॉर एग्जांपल ओटीपी को लेकर स्पेसिफिकली आता है। क्या बोलना चाहते हैं वो कि अपना ओटीपी किसी को ना बताएं। और ये केबीसी में भी आपको अमिताभ बच्चन की वॉइस में भी ये देखने को मिलता है कि वो लोगों को अवेयर करते हैं। तो वो डोंट्स है। डूज क्या है? क्या एज अ कंज्यूमर आपको करना चाहिए। विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स had proposed to introduce an investor charter as a right for all financial investors of all financial products. Since the SEBI worked on framing a charter for investor in securities market, which aim not only to bring more transparency in investment process, but also encourage the investors in the market and better knowledge. The charter focuses on the rights and responsibilities of investors and redressal mechanism. अब क्या ये एग्जाम थ्योरेटिकल है? क्या ये सब्जेक्टिव एग्जाम है? नहीं। तो ये सब याद कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चार्टर पता होना चाहिए कि सेबी अपने डूज एंड डोंट्स कहाँ लिखता है।
सेबी की गाइडलाइंस में लिखता है, सेबी की नोटिफिकेशन में लिखता है, सेबी की प्रियम्बल में लिखता है, या सेबी के चार्टर में लिखता है। डूज एंड डोंट्स चार्टर में, प्रियम्बल में क्या था, फंक्शंस है। तो यहीं पे लिखो सेबी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, 1992 में फ्रेम किया गया है। उसके बाद इसका हेड ऑफिस कहाँ है, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ सेबी, इट इज इन मुंबई में ही है। उसके बाद प्रियम्बल पढ़ा हमने और चार्टर पढ़ा और इनके चेयरपर्सन के बारे में पढ़ा है। 4 बड़े पॉइंट निकल के आए। प्रियम्बल में क्या लिखना है, प्रियम्बल में फंक्शंस और चार्टर में डूज एंड डोंट्स या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप डाल सकते हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हो। चेयरपर्सन कौन है, मिस माधवी पुरी बुच। यहाँ पे जो लिस्ट लिखवाई थी इसका सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और सेबी की कौन है, माधवी पुरी बुच, ठीक। इन्वेस्टर चार्टर हो गया। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा है इन्वेस्टर चार्टर में, राइट्स क्या क्या है, गेट फेयर इक्विटेबल ट्रीटमेंट, एक्सपेक्ट रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर्स, गेट क्वालिटी सर्विसेज ऑफ फ्रॉम सेबी। एक वर्ड आ गया है स्कोर्स। एग्जीक्यूटिव में आप जाओगे तो डिटेल में है, सीएस एग्जीक्यूटिव में तो डिटेल है, एंड मेरे टर्म में तो पूरा का पूरा 5 मार्क्स क्वेश्चन था व्हाट इज स्कोर्स। मैंने खुद इसको डिटेल में लिखा है, इसलिए मुझे स्कोर्स बहुत अच्छे से याद है कि ये सीएस एग्जीक्यूटिव में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछता है। पर अभी आपको सिर्फ समझना है ये स्कोर्स क्या है, व्हाट इज स्कोर्स। स्कोर्स मतलब सेबी, ये कंप्लेन है, ये रिड्रेसल है और ये सिस्टम। सेबी कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम। ये जब कंपनीज आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ रही या आपको कंज्यूमर केयर में कंप्लेन करने के बाद भी कंपनीज आपको रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो आप कहाँ जाओगे, लिस्टेड कंपनी के केस में आप कहाँ जाओगे, सेबी के स्कोर्स डिपार्टमेंट पे रजिस्टर कराओ। स्कोर्स ये है कि अगर कंपनी नहीं सुनेगी तो सेबी सुनेगा। सेबी का स्कोर्स डिपार्टमेंट बनाइए, सेबी कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम। रिड्रेस करना मतलब आंसर करना, और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी पे काफी प्रेशर डाल देता है। लिस्टेड कंपनी की रेटिंग्स भी खराब हो जाती है अगर बहुत सारी कंप्लेंट्स को वो रिड्रेस ही नहीं कर रहा है। आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो वो अलग चीज है। एक है आपने कंप्लेन किया और कंप्लेन के बाद आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, सही गलत बाद में होगा, हो सकता है आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप जो करना है आप केस करो, अपील करो, वो अलग चीज है। कंप्लेन नहीं सुन रहे मतलब आपने मेल डाला है, आपने टोल फ्री नंबर पे कॉल किया, कहीं से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो वो होता है कि कंप्लेन को वो रिड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। फिर आपको अगर विद इन टाइम फ्रेमवर्क नहीं मिलता है तो आप किसके पास जाते हो, स्कोर्स के पास। सिमिलर तरीके से याद रखो, जैसे स्कूल में सबसे पहले आपकी ड्यूटी आप अपने क्लास टीचर को बताते थे और वो नहीं सुनता था तो किसके पास पहुंच जाते थे, प्रिंसिपल के पास। क्लास टीचर का रोल इस समय कौन प्ले करेगा, कंपनी प्ले करती है। वो नहीं सुनेगा तो कहोगे हम बड़े वाले पर्सन के पास जाएंगे, हम सीधे सेबी के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेबी का कौन सा मैकेनिज्म है जो कंप्लेन देखता है, तो स्कोर्स डिपार्टमेंट। आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि स्कोर, जो आप लोग क्रिकेट में स्कोर्स बोलते थे, उसका कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है। डन। ठीक है, ये जितनी भी न्यूज है ये सब है 2000, बहुत पुरानी है, इररेलेवेंट है इसमें, इसको सिर्फ एक बार रीड कर लेना। ऑल रजिस्टर्ड मर्चेंट हैज डिस्क्लोज्ड देयर बाय वेबसाइट इन्वेस्टर चार्टर की डिटेल्स है। सीधे हम लोग आते हैं कहाँ पे, सीसीआई पे। सेबी की जितने क्रक्स पॉइंट थे उसको अंडरलाइन कर दिया है, जो थ्योरी पार्ट है जिसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, पर उसको आप एक बार सिर्फ रीड कर लेना, ठीक है। अब बात आती है सीसीआई की। व्हाट इज सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, व्हाट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या करता है, एकदम लेमैन लैंग्वेज में, आई एम नॉट सेइंग यू आर एक्सपर्ट, सिंपल लैंग्वेज में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कैसे आप लोग जानते हैं, व्हाट इज सीसीआई, व्हाट इज द रोल ऑफ सीसीआई।
मार्केट में इस समय बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, पर कोई एक ऐसी टेक्निक यूज करके बाकी के कंपटीशन को खराब करता है, तो उसको गवर्न कौन करता है? सीसीआई गवर्न करता है। एकदम दो बड़े एग्जांपल्स दे। सपोज अभी हुआ था रिसेंटली, उबर पे केस किया गया था। उबर आप लोग का नाम सुना है, ओला उबर के नाम से। उबर एक कैब सर्विस प्रोवाइड करने वाली है, कंपनी है। उस पे केस हुआ था कि उबर इतने नॉमिनल रेट्स लेता है कि इसको खुद को भी लॉस हो रहा था। ये बहुत पहले का केस है, इसको खुद को भी लॉस हो रहा था, फिर भी ये सर्विसेज दे रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कॉस्ट ही अगर 18 रुपीज आ रही है तो उबर 16 में दे रहा है, ठीक है। उसको खुद को भी कितने का लॉस हो रहा था? 2 रुपए का। अब बाकी कंपनी जबरदस्ती का लॉस नहीं लेंगी, वो तो 18 ही पे सर्विस प्रोवाइड करानी है। सपोज पर किलोमीटर की बात करें तो 18 में ही सर्विस प्रोवाइड करानी है। पर इसने अपना लॉस लेते हुए क्या किया? सारे कंज्यूमर्स को इधर की तरफ अट्रैक्ट कर लिया। हमें क्या मतलब कि उसको लॉस हो चाहे जो, हमें जो सस्ता पड़ेगा हम उसी पे बैठ जाएंगे। तो कंज्यूमर कहाँ जा रहे हैं? 16 वाले पे, और उसको लॉस हो रहा था। तो कंप्लेंट रिड्रेस हुई सीसीआई के पास कि उबर ये गलत तरीके से यूज कर रहा है, उबर मार्केट को खराब कर रहा है, कंपटीशन को खराब कर रहा है, और जब कॉस्ट ही 18 आ रही है तो नॉमिनल से नॉमिनल भी 18 पॉइंट समथिंग भी लो, लेकिन इतना लॉस खा के ये बिजनेस को चला रहा है। तो सीसीआई कहता है, कोई कंपनी सीसीआई उबर से पूछता है, उबर तुमने ऐसा क्यों किया? तो उबर बोलता है हम नए नए आए हैं मार्केट में, हमें भी तो कुछ इन्वेस्टमेंट मार्केट स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। ये सब तो अपने कंज्यूमर बना के बैठे हुए हैं, मेरे पास कोई कस्टमर नहीं है, तो हमको कोई ना कोई मार्केट टेक्निक्स लानी है, तो हम ये यूज कर सकते हैं। और फिर सीसीआई ने केस देखा, सीसीआई ने कहा उबर ना किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो अपने लॉस पे चल रहा है, वो आपको तो नहीं कह रहा आप भी बेचिए। और उबर क्या कर रहा है? ये एक एडवर्टाइजमेंट में भी पैसे खर्चे होते हैं, सब होते हैं, इसने नई मार्केट स्ट्रैटेजी लाई। एग्जैक्टली लाइक जियो भी तो यही कर रहा था, कुछ महीने फ्री में बांटा, सबने अपने सिम हटाए, जियो का लगाया, जियो को फुल अच्छे से यूज किया, और फिर जियो ने देखा अब मेरा कस्टमर बेस पूरा तैयार हो गया, और जियो ने प्राइस लगा दिया। तो उस समय क्या जियो जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा था वो गलत था? गलत था, अपने लॉस खा रहा था ना, आपसे तो नहीं बोला था आप भी फ्री में दो। तो वो तो कंज्यूमर अपने लॉस भी लिमिट में कोई खा सकता है ना। तो वो जो उसकी थी वो मार्केट स्ट्रैटेजी थी, वो कंपटीशन को खराब करने वाली चीज नहीं थी। आप अपनी कोई मार्केट स्ट्रैटेजी ले आओ, ठीक है। तो ये एक केस था। दूसरा केस जिसमें सीसीआई इन्वेस्टर का साइड लेता है, मतलब दूसरे तरफ कस्टमर का साइड लेता है। सपोज आईआरसीटीसी हमारे यहाँ एक कंपनी है जो कि रेलवे की टिकट लीगली ऑथराइज है देने के लिए। जितने भी लोग भी टिकट लेंगे वो कहां से लेते हैं? आईआरसीटीसी, चाहे ब्रोकर के थ्रू करवाओ चाहे कहीं भी करवाओ, टिकट कौन देता है? आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी ने क्या किया? ये बेस प्राइस पे नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 पे राउंड ऑफ करता था। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा आपको। सपोज आपका 161 रुपीज आया टिकट का, लोकल टिकट आपने खरीदी 161, आईआरसीटीसी कहा हम वहां पे ऐसे चेंज लेकर जो बैठते नहीं है, हम 165 चार्ज कर देंगे, नेक्स्ट पे 5 रुपीज राउंड। ऐसे ये सब जगह करता रहा। तो एक पर्सन को बड़ी दिक्कत हुई, कहा आजकल के जमाने पे जहां जीपे और पेटीएम में 0.5 का भी पेमेंट हो रहा है, मतलब आप किसी को 101.58 रुपीज भी दे सकते हो, तो 5-5 रुपए करके अगर आप सिर्फ एक टिकट पे ले रहे हो 5 रुपए, 4 रुपीज मान लो, इसमें कितने का डिफरेंस है? 4 रुपीज का। और दिन में कितनी टिकट बेचा आईआरसीटीसी? सपोज 1 लाख, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 लाख रुपए सिर्फ राउंडिंग ऑफ में प्रॉफिट हो रहा है। दिक्कत समझे आप लोग? कहानी ये थी, आईआरसीटीसी नेट बेस प्राइस पे मल्टीपल ऑफ 5 पे राउंड ऑफ कर देता है, तो उसको एक आदमी को बड़ी प्रॉब्लम हो गई और वो सीसीआई के पास चला गया। ये गलत है, ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंस है। क्या है? अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। हम चाह के भी किसी और से टिकट नहीं खरीद सकते क्योंकि टिकट देने वाला एक ही है, मोनोपोली है पूरी। तो हम क्या करें? तो आईआरसीटीसी ने सीसीआई ने इस प्रॉब्लम को समझा, कहा ये तो गलत है, जब पॉइंट्स में भी पेमेंट हो सकता है, आप काउंटर पे नहीं दे सकते पॉइंट्स पे, अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो आप पॉइंट्स पे भी काट सकते हो, तो बार बार ये राउंड ऑफ क्यों होता है? फिर आईआरसीटीसी वो केस हार जाता है और फिर उस पर जो भी एक्शन होता है। बट यहाँ पे रोल किसका रहा? सीसीआई का। अब आपको समझ में आया होगा कि सीसीआई करता क्या है।
सीसीआई देखता है कि मार्केट में या तो कोई अब्यूज ऑफ डोमिनेंस ना हो, कोई कंपटीशन को खराब ना हो। जरूरी नहीं है हमेशा इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिले, कभी क्लाइंट्स को भी प्रोटेक्शन मिलता है और कभी कंज्यूमर को भी प्रोटेक्शन मिलता है। जो सही होगा वो सीसीआई बेस्ट डिसीजन लेता है। क्लियर है सबको? ये केस से आपका कोई लेना देना नहीं है, बट आपको समझना है कि सीसीआई क्या करता है। अब आप बेटर कनेक्ट कर पाएंगे कि सीसीआई क्या है। मार्क करते चलेंगे। द सीसीआई वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट with effect from 14th October 2003. Next, श्री अशोक कुमार गुप्ता। These all are examples. थोड़ा केस लॉस में डिफरेंस हो सकता है, बट पर्पस इज कि कॉन्सेप्ट समझना कि सीसीआई करता क्या है। अशोक कुमार गुप्ता इज द चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई। यहाँ पे थर्ड पॉइंट कवर हो गया हमारा। डन। आरबीआई का क्या है? सब साथ में बोलेंगे। सेबी, माधवीपुरी बुच, एंड सीसीआई इट इज अशोक कुमार गुप्ता। डन। अब आते हैं किस पे? द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। डन। अब ये क्या है इसको भी समझेंगे कि पहले क्या होता था, एक कंपनी जब अच्छे से फ्लरिश मतलब काम नहीं कर रही है तो वो अपने आप को स्ट्राइक ऑफ करा लेती है। स्ट्राइक ऑफ से पहले क्या करती है, अपने आप को वाइंड अप कर लेती है, अपने असेट्स अपनी लायबिलिटी सब खत्म करके क्रेडिटर्स को सब पे ऑफ करके चली जाती है। पर व्हाट इफ कि कंपनी चल रही थी और इतना लॉस होने लग गया कि अब शेयर होल्डर उसको चला ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पर क्रेडिटर जिसका पैसा डूब चुका है वो तो कहेगा ना हमें क्या मतलब तुम्हारी कंपनी चले ना चले, मेरा पैसा तो तुम वापस दो। उस केस लॉस इतने फंस जाते हैं कि एक कंपनी जो या तो चल सकती है या तो बंद हो सकती है उसको 20 साल लग जाते हैं। उस केस में क्रेडिटर अपना पैसा नहीं छोड़ते और कंपनी चलने की कंडीशन में नहीं है। कंपनी की सुनवाई होती है और तारीख पे तारीख आएगी और फिर ये लंबा प्रोसेस चलता है। अब 2016 में एक कोड आता है और वो कोड है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। ये आप डिटेल में 50 मार्क्स में पढ़ने वाले हो एग्जीक्यूटिव, आई थिंक सॉरी फाइनल में ही था, फाइनल में है 50 मार्क्स पूरा आईबीसी है। तो उसमें क्या कहानी है कि अगर एक कंपनी जो फ्लरिश नहीं कर पा रही, चल नहीं पा रही, तो या तो उसको एक रिवाइवल चांस दो, चलती है तो बाद में पैसा लौटा देगी, नहीं चलती उसको वहीं पे बंद करो। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी ये टाइम जो 20-20 साल है, इस पे लिमिट लगा दी 180 डेज। 180 डेज मतलब एक फास्ट ट्रैक तरीके से एक प्रोसेस लाए, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। उस प्रोसेस का नाम क्या है? CIRP। CIRP एक प्रोसेस लाते हैं और एक टाइम बाउंड तरीके से उस कंपनी को या तो फाइनली रिवाइव होगी या तो बंद होगी, एक फाइनल डिसीजन लेना है। ये बहुत अच्छा एक्ट आया है, अभी भी है। उस एक्ट की गवर्निंग बॉडी का नाम क्या है? IBBI। समझ में आया ये IBBI क्या है? जब कंपनी अच्छे से फ्लरिश नहीं कर रही, ना वाइंड अप हो रही है, ना क्रेडिटर्स जा रहे हैं, ना अपना पैसा छोड़ रहे हैं, तो जो ये केस लॉ चलते थे उससे परेशान होके एक IBC एक कोड लाया जाता है कि या तो 180 दिन के अंदर कंपनी को बंद किया जाएगा या रिवाइव किया जाएगा। रिवाइव करना का मतलब, रिवाइव मतलब क्रेडिटर्स को अपना पैसा छोड़ना पड़ेगा, एक फ्रेश तरीके से सब कुछ स्टार्ट होगा। मतलब कोई इंसान मर रहा है, उससे अच्छा है तो एक आखिरी चांस दे दो, वही तरीका होता है रिवाइवल। अब IBBI के बारे में आपने पढ़ लिया, इसके बारे में बस एक क्विकली ऑब्जेक्टिव देखते हुए इसके चेयरपर्सन देखेंगे। The Insolvency Bankruptcy Board of India was established on 1st October 2016 and IBC Code 2016. It is a key pillar of ecosystem responsible for implementation of the code that consolidates and amends laws relating to reorganization and insolvency. ये जो amend laws है, ये होता क्या था? एक एक्ट है सरफाइसी। क्या एक्ट है? सरफाइसी। उसमें क्या होता था कि बैंक के पास कुछ चीज आपने गिरवी रखी और उसके बदले में आपने पैसा ले लिया,
और आप टाइम पे पैसा नहीं पे कर पाए तो बैंक क्या करती, वो जो गिरवी रखी चीज है, सपोज आपकी प्रॉपर्टी है, उसको बेचने का राइट रखती है। ये तो बेसिक सी चीज है अगर कोई लोन समझता है तो। लोन क्या होता है, आपने बैंक से लोन लिया तो बदले में कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी रखी है और बैंक उस पे गिरवी पे आपको बदले में कुछ पैसा दे देता है। पर टाइमली आपने कुछ नहीं पे किया तो बैंक के पास ये राइट है ना कि वो बेच सकता है। पर इसमें दिक्कत आती थी, इसमें बैंक डायरेक्ट तरीके से बेच नहीं सकता था, उसको कोर्ट की परमिशन लगती थी। तो बैंक वाले को बड़ी दिक्कत, अगर हम पैसा टाइम पे नहीं मिल रहा, ऊपर से बेच भी नहीं पा रहे हैं, और कोर्ट कचहरी कितने लंबे टाइम तक एक मैटर खींचते हैं, तो ओवरऑल नुकसान किसका हो रहा है, बैंक का हो रहा है। बैंक इसीलिए फंक्शन नहीं कर पाती थी क्योंकि केस बहुत लंबे चलते हैं और बैंक उसको रिलीज नहीं कर पा रही। क्लाइंट तो सीधे बोलते हैं हम नहीं चुका सकते, तो फिर बेच क्यों नहीं पा रहे हैं, कोर्ट की परमिशन बार बार लगती है। तो उस चीज को रोकने के लिए कौन सा कोड आया है, IBC 2016। It has a regulatory oversight insolvency professional, IPA insolvency professional entities and ये जब आप एकदम क्रक्स में जाएंगे IBC के तब आपको समझ में आएगा कि इन सब का रोल क्या होता है एक रिजोल्यूशन प्रोसेस में। करेंटली श्री रवि मित्तल सर्व्स एज अ चेयरपर्सन। नाम क्या है, रवि मित्तल। डन। अब लास्ट टॉपिक है ICSI और उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे G7 और G20। ICSI क्या है, हमारा इंस्टीट्यूट हम सबका करता धरता है। The Institute of Company Secretaries is the only recognized professional bodies in India to develop and regulate the profession of Company Secretaries of India. It is the premier national professional body set up under the Act of Parliament, the Company Secretary Act 1980. The ICSI functions under the jurisdiction of MCA, Government of India. Practical as a CS हम लोग का रोज का काम किस पे होता है, MCA पे होता है। MCA की वेबसाइट है जो, उसी पे पूरा काम होता है एक CS का। हाँ, बहुत सारी चीजें और होती हैं पर मेन वेबसाइट इज MCA पोर्टल। हर दिन हमें MCA पोर्टल पे ही विजिट करना पड़ता है। ठीक, तो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स, MCA मतलब कॉर्पोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और कंपनी है तो कंपनी सेक्रेटरीज का वहां रोल होगा ही होगा। बेस्ट क्वालिटी एंड सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ CS मेंबर्स। एट प्रेजेंट इतना मेंबर है, कोई रेलिवेंट नहीं है कि इस टाइम पे कितने मेंबर्स हैं, कितना चैप्टर है, कितना ये सब कुछ नहीं पूछा जाता। ये जरूर पूछा जाता है पर आपकी ट्रेनिंग में पूछा जाएगा। जब आप ट्रेनिंग करते हो तो अचानक से किसी से भी उठा के बोल देते हैं चलो CS का मोटो बताओ, CS का विजन बता दो, CS का मिशन बता दो। और जब आप नहीं बता पाते हो तो वो स्ट्रिक्टली यही कहते हैं CS बनने जा रहे हो, विजन नहीं पता, मिशन नहीं पता कि क्यों बनने जा रहे हो। तो ये जब भी आप ट्रेनिंग जाओ तो इस पर रट के जाना। इस पे तो बहुत अच्छा सॉन्ग भी बना हुआ है, सत्यम वदम धर्मम च, कभी सुना है? गो ऑन यूट्यूब एंड लिसन ICSI मोटो सॉन्ग। ICSI मोटो सॉन्ग जो है उसको सुनना बहुत अच्छा है। शान एक बहुत अच्छे सिंगर है, उन्होंने ही गाया है उसको। ये सब कुछ पता ही नहीं रहता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लोग कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं तो सबसे पहले यही बजता है और वो सच में बहुत अच्छा गाना है। नेक्स्ट, ये ICSI के कुछ परफॉर्मेंस के बारे में दिया है। एंड लास्ट 2 टॉपिक्स आज की क्लास के, हमें G7 पढ़ना है एंड G20। अभी टाइम है तो G20 से पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसमें बहुत कुछ बताना है। ठीक है, पहले मैंने स्किप कराया था कि G20 छोड़ दो क्योंकि पीछे भी आने वाला है, एक ही जगह हम लोग सब कवर करेंगे। तो वही बात है, आज कवर करते हैं कि G20 में क्या क्या चीजें हैं। G20 इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इज द होस्टिंग कंट्री फॉर 2023। 2023 की पूरा साल इंडिया होस्ट करने वाला है। एक मीटिंग नहीं होती है, इसमें मोर देन 200 मीटिंग्स हैं। 200 मीटिंग्स मतलब दुनिया भर में जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ मीटिंग्स हैं। तो इंडिया इज द होस्ट, तो एक अलग ही जोश है इसमें। अब एक खराब चीज बताने जा रहे हैं कि इसके मेंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे। इससे पहले मैंने किसी भी सेशन में G20 के मेंबरशिप याद नहीं कराए थे, बट इस साल कराना है क्योंकि जो ICSI का CSEED का पेपर बन रहा है
वो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सीधे पूछ लेते हैं कि क्या मेडल्स हैं, क्या है, और आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे कि ये 2 कंट्रीज का पेयर है, कौन सा G20 का मेंबर नहीं है। तो आप मेंबर नहीं है तब बता सकते हो जब आपको पता होगा कि मेंबर कौन है। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करके मैंने एक ट्रिक तैयार करी है कि कैसे इसको याद कर सकते हैं G20 की मेंबरशिप में। तो सीधे पहले एक बार G20 की मेंबरशिप ध्यान में दो कि कौन कौन असल में मेंबर्स हैं, नाम सिर्फ पढ़ना है। अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ए से 2 मिल गए हैं, कौन कौन है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। पूरा 100% फोकस चाहिए, पर एक बार आपने ये समझ लिया तो पक्का है G20 के 20 मेंबर्स याद होंगे। ठीक है, ए से क्या है, अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया। इसी सीरियल में लिखना भी, लिखवाने का तरीका भी कुछ और है, पर मैक्सिमम चीजें दिखा रहे हैं। अब बी से क्या है, इट इज ओनली ब्राजील। सी से 2 कंट्री है, चाइना एंड कनाडा, चाइना एंड कनाडा। इसमें कनाडा कहाँ पे है, अरे यहीं पे है, ठीक है। फिर फ्रांस, एफ से एक ही है फ्रांस, जी से भी एक ही है जर्मनी, आई से 3 है, जो 2 से ज्यादा है उसी को लिखेंगे, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया। ठीक है, जे से भी एक ही है जापान, फिर एम से भी मेक्सिको, आर से रशिया, अब एस से भी सऊदी अरेबिया है एंड साउथ अफ्रीका है, एक साउथ कोरिया भी है। जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है उसको हम क्या कहते हैं, साउथ कोरिया। तो एस से 3 है, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। अब आप सोच रहे हो ऐसे क्या याद होने वाला है, नहीं ऐसे याद नहीं करवाने, अभी ये बता रहे कि एक लेटर से कितने कितने हैं। ठीक है, यू से 2 हैं, यूएस एंड यूके, यू से क्या है, यूएस एंड यूके। टी से भी एक ही है, टर्की, और ई से भी एक है, यूरोपियन यूनियन। ई से क्या है, यूरोपियन यूनियन। कुछ सिंगल सिंगल लेटर हैं और बाकी सब, इटली से 3, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया है। ठीक है, एंड यूएस, यूके। अब करना क्या है, एक बार नाम रीड हो गया, दिमाग में आ गया, याद रखना बी स्टैंड्स फॉर ब्राजील, बांग्लादेश नहीं है, ई स्टैंड्स फॉर यूरोप, इजिप्ट नहीं है, टी टर्की है और जे जापान है। ठीक, अब इसको हम लोग ट्रिक के साथ याद करते हैं। कोई एक खाली पेज है इसमें, नहीं तो इंसर्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। बहुत फनी ट्रिक है और याद करने का तरीका एक ही है। ठीक है, क्या लिखा है, गुरुजी सीता अब एफसीआई में काम करती है। एफसीआई मतलब होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, होता है ना। ठीक, जो हिंदी वाला है उससे कोई कोड नहीं है, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है। बाकी जितने लेटर हैं ये सब एक कोड का ही हिस्सा है। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड एक छूट रहा है इसमें, यहाँ पे एक एसएससी भी है। गुरुजी अब सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। तो हो गया पूरा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब करना क्या है, इसको ना वर्टिकल लिखना है। कैसे लिखना है, अब इसी को लिखो, नाम स्टेटमेंट सबको याद हुआ, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है, इज नॉट अ पार्ट। ठीक, इसको ऐसे लिखो, GURE सब लिखेंगे।
लिख लिया। स्टेटमेंट क्या है, अभी तक क्या लिखे, गुरु जी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। ठीक, जी स्टैंड्स फॉर जर्मनी, जर्मनी सिंगल था। यू से कितने हैं, दो, यू से दो क्या क्या थे, यूके यूएस। ठीक, आर से क्या हो सकता है, रशिया। ये पहला आपका 4 बन चुके हैं। फिर जे से कंट्री का नाम सोचो, जापान। अब आई से 3 थे, इंडिया इटली इंडोनेशिया। तो आई से 1 2 और 3 दिखा, तीनों में लिख दो, इटली इंडोनेशिया और इंडिया। उसके बाद अब क्या बचा, ए से 2 थे, अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अर्जेंटीना एक में लिख दो और एक और ए ढूंढ लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बी से ब्राजील। एस से 3 थे, एस से 3 क्या थे, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और सऊदी अरेबिया। तो एक एस ये रहा और एक एस यहां पे भी है। तो यहां पे साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका। ठीक है, सी से कितने थे, कनाडा एंड चाइना। तो कनाडा एंड चाइना। अब बचा एफ से कौन सी कंट्री थी, फ्रांस। और एम और ई, मेक्सिको। और ई से यूरोपियन यूनियन की इजिप्ट है, यूरोपियन यूनियन, इजिप्ट है ही नहीं इसका पार्ट, यूरोपियन यूनियन। एम से मैक्सिको है, मलेशिया नहीं है। क्या ये 20 के 20 हम लोग नाम लिख पाए, क्या टी कहां पे है, हाँ यहां पे एक टी रह गया है, टर्की। डन, याद हो जाएगा कि हो गया। व्हाट अबाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या ये ट्रिक सबको समझ में आई कि 20 कंट्रीज का नाम कैसे याद रखना है। नंदिनी, ठीक है, गुरु जी, फिर क्या है, सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। सिंगल कंट्री मतलब सिंगल लेटर वाली कौन कौन थी, ब्राजील है, जापान है, टर्की है और यूरोपियन यूनियन है। सी से तो 2 थे ना, चाइना एंड कनाडा 2 में है, यूके यूएस का ग्रुप था। आई में 3 था, आई में 3 क्या है, इंडिया इंडोनेशिया और इटली। ठीक है, जापान सिंगल में था, ए से भी 2 का ग्रुप है, अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया। ये ट्रिक याद रखेंगे। अब क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली आया था वो हम लिख दे रहे हैं इस पे। अगर घर पे बोलते हैं कि बैठ के याद कर लो, वो कभी याद नहीं होता, इसलिए स्पेसिफिकली ढूंढा कि ट्रिक कुछ होनी चाहिए इसके लिए। क्वेश्चन इज which of the following is not a pair of G20 countries, G20 countries। ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, कोई बोलेगा नहीं, एक बार सब सोच लेना चाहिए। ठीक है, यूरोपियन यूनियन, मेक्सिको, टर्की, कनाडा, ब्राजील, बांग्लादेश और इंडिया यूएस।
इनमें से कोई एक ऐसा पेयर है जो G20 का पार्ट नहीं था। अब अपना कोड दिमाग में सोच लो, एक बार रीडिंग की है खुद में आंसर आ जाएगा। सबको आ गया है कि कोई अभी भी आइडेंटिफाई करने में दिक्कत है? उसका नाम क्या है? क्या नाम है? शुभम, क्या आंसर समझ में आया? क्वेश्चन क्या है पहले? क्या यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको थे? टर्की कनाडा थे, इंडिया यूएस भी था, ब्राजील था, पर क्या नहीं था? बांग्लादेश नहीं था। अब ये इजी हुआ याद करना कि आइडेंटिफाई हो जा रहा है। मैंने कहा था कोई सब्जेक्टिव नहीं है तो 20 के नाम नहीं लिखने को आएगा, पर 20 याद रहेंगे तो ये याद आ जाएगा कि ये उस ग्रुप का पार्ट नहीं था। ठीक है, G7 के भी मैंने कभी नाम नहीं याद करवाए कि नहीं पॉसिबल है, तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना है। बट G20 इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट समिट है। ठीक है, हम लोग को G20 में पढ़ना क्या क्या है? What we have to study in G20? अबाउट्स एंड हिस्ट्री पढ़ने, इसके अबाउट्स एंड हिस्ट्री कि G20 बना क्यों था, क्या ऐसा रीजन था जिसके लिए G20, इसके मेंबर कंट्रीज पढ़नी है, कौन कौन से मेंबर्स हैं, एक ट्रियो का फॉर्म हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ नाम भी दिया होगा। आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं मेजर ट्रोइका, इट इज ट्रोइका। तो हमें ट्रोइका के बारे में पढ़ना है, वो क्या होता है, ट्रोइका का टर्म एंड होस्टिंग कंट्री, थीम, लोगो, नेक्स्ट होस्ट क्या है। ठीक है, बेसिकली हमें इतनी सारी चीजें G20 में पढ़नी, बहुत छोटी छोटी चीजें। अबाउट एंड हिस्ट्री सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि क्या बना क्यों बना से ज्यादा क्वेश्चंस बाकी चीजों पे आते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप याद कर सकते हैं। अब ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका का मतलब प्रीवियस होस्टिंग कौन थी, प्रेजेंट कौन है और नेक्स्ट कौन होगा। मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर समझते हो आप लोग? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट मतलब अभी होस्ट करने से पहले वाला होस्ट का नाम, अभी कौन होस्ट है, और नेक्स्ट कौन होगा। तो अभी हम अगर 2021, 22 और 23 वाले ट्रोइका की बात करें तो 21 में कौन किया था? इटली, वहां से गया था इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद कौन आया? इंडिया। तो इंडिया ना पहली बार एक ट्रोइका में एंटर हुआ है। अब अगले साल की पोजीशन क्या आएगी? 2022, 2023 और 2024। ठीक, तो 22 में प्रीवियस में चला गया जो अभी का प्रेजेंट है, चला जाएगा इंडोनेशिया। 23 में होस्ट है इंडिया, और नेक्स्ट 24 किसके पास जाने वाला है? आई थिंक ब्राजील के पास जाने वाला है। एक सेकेंड इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 24 ब्राजील के पास ही जाने वाला है। ठीक है, तो ट्रोइका हर साल चेंज होता रहेगा, हर साल का एक अलग पास्ट रहेगा, अलग फ्यूचर रहेगा। तो प्रेजेंटली में अभी का क्या है? 2022 चल रहा है, तो 21 में कौन था, 22 में कौन है, 23 में कौन होगा। तो ये क्या फॉर्म हुआ है? ट्रोइका फॉर्म। ठीक, यहीं पे लिखा हुआ है, बुक में मार्क है, इसको मार्क कर लेना। इंडिया एंटर्स G20 ट्रोइका। India has joined G20 Troika, which consists of Indonesia, Italy, and India. The current, previous, and upcoming G20 presidents will convene the various G20 meetings and this and this. ठीक, इंडिया एंटर हो चुका है ट्रोइका में। एक पॉइंट खत्म हो गया हमारा, जो हमारे लिस्ट थे टारगेट्स, उसमें से मेंबर हो चुका है, ट्रोइका हो चुका है, होस्ट आपको पता है। थीम क्या है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बोला था थीम वासुदेव कुटुंबकम। क्या थीम है? वासुदेव कुटुंबकम। उसको इंग्लिश में कोई ट्रांसलेट कर सकता है? व्हाट इज वासुदेव कुटुंबकम? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। क्या थीम है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसको नोट करेंगे। इंडिया की थीम क्या रहने वाली फॉर 2023? What is the theme of India for 2023? It is one earth, comma, one family और one future।
हिंदी में क्या कहते हैं इसको, वासुदेव कुटुंबकम, हमारा विश्व एक परिवार की तरह है। ठीक है, वी हैव डन विथ थीम। लोगों की पिक्चर मैं दिखाना चाहती थी, अभी इस पे अपलोड नहीं हो पाई, वरना आप खुद देखोगे एक अर्थ बना है इसमें और उसके नीचे ना एक लोटस निकला है। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब है, उस पर ध्यान नहीं दे, फूल नहीं, पता नहीं क्या लग रहा है, ऑक्टोपस का पैर वैर लग रहा है। ठीक है, बात दिमाग से देखे कि ये एक अर्थ है और नीचे एक लोटस है। इस पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि बीजेपी ने अपना लोगो ही G20 में डाल दिया, तो बीजेपी ने तुरंत उसको कंट्रोवर्ट को वापस रिवर्ट किया और कहा आप भूलिए मत, उनके लोगों के साथ साथ ये एक नेशनल फ्लावर भी तो है। दिमाग है सबके पास, अपना लोगो पूरे वर्ल्ड में चला गया। और फिर सही बात है, ये क्या है, एक नेशनल फ्लावर है। तो ये डिपेंड करता है लोगों का। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा था कि किसी का सिंबल हाथ है, तो क्या लोग हाथ यूज करना छोड़ देंगे कि हम अपने आपके लोगों का प्रचार कर रहे हैं। तो थीम डिस्कस हो गई। थीम एक अर्थ दिया हुआ है और नीचे उसके एक लोटस है। उसके अलावा अब अबाउट्स एंड हिस्ट्री, ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, बहुत छोटा सा है, और फिर नॉर्मल एक क्लास G7 पे कंटिन्यू करते रहेंगे। डन। आज के बड़े टॉपिक्स, RBI पढ़ा, CCI पढ़ा, नीति आयोग के 2 छोटे टॉपिक थे वो भी कवर अप किया, साथ में सेबी किया है, CCI किया है, IBBI किया है, ICSI किया है, एंड हमने फिर G20 जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो किया है, और उसकी ट्रिक भी सीखी है। ट्रिक में क्या स्टेटमेंट यूज किया है, अब SSC FCI में काम करती है। डोंट फील शाय, क्योंकि क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको 1 नंबर मिलने वाला है। याद करने से मतलब है चाहे वो जैसे भी याद हो जाए। डन। सो वी आर वाइंडिंग अप फॉर टुडे, एंड कल हम लोग स्टार्ट करेंगे G7। ठीक है, मॉड्यूल सबके पास प्रिंट होनी चाहिए क्योंकि हाईलाइट कराने में थोड़ा इजी रहता है। नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी रखें और ऑनलाइन हाइलाइटर जो होता है उसका यूज करो। ऑनलाइन हाइलाइटर मतलब प्ले स्टोर से वो एडोब रीडर का ऐप डाउनलोड करके उसमें हाईलाइटिंग का ऑप्शन होता है, उसमें आराम से हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।